चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ। नॉर्मल पीएच आपकी कितनी होती है? 7.35 7.45 इतनी होगी, ठीक है। अगर 7.35 से कम है तो ये आपकी एसिडोसिस होगी। अगर 7.45 से ज्यादा है तो ये आपकी क्या है? अल्कलोसिस होगी, ठीक है। अब एसिडोसिस के अंदर क्या होता है? आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। अब अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है? आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है। स्पेशली पॉजिटिव चार्ज कौन सा? आपका H पॉजिटिव। और इसमें नेगेटिव कौन सा होता है? बाइकार्बोनेट। अब हमने कहा कि फिजियोलॉजिकल क्या है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, अगर पीएच कम या ज्यादा हो रही है तो उसको बॉडी पहले खुद से ठीक करने की कोशिश करेगी। तो आपकी किडनीज के अंदर इस हाइड्रोजन जो है, ये पॉजिटिव चार्ज जो बड़ा है, इसको किस तरह से कंट्रोल करती है? H पॉजिटिव को कंट्रोल करने के लिए आपके सेल्स होते हैं कौन से? अल्फा इंटरकेलेटेड सेल्स। तो ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं जब एसिडोसिस होती है। जब ये सेल्स एक्टिवेट होंगे तो आपकी पीएच मेंटेन हो जाएगी। इसी तरह अल्कलोसिस के अंदर क्या होता है? आपके बीटा इंटरकेलेटेड सेल्स के हैं, एक्टिवेट होते हैं। जब ये सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो आपकी पीएच अगेन मेंटेन हो जाती है। तो सिंपल आपने इसको इतना याद रखना है। अच्छा, अब अगर आपने ये फिजियोलॉजी समझ ली ना तो इंशाल्लाह आपकी जो है फार्मा क्लियर है। पहले तो नॉर्मल आपको क्या है, ड्रा करना आना चाहिए। ये कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था किस तरह से, कि ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ये वाला क्या है? ग्लोमेरुलस है। ये वाला पार्ट जो है आपका क्या है? प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल है। ये जो नीचे आता है डाउनवर्ड, इसे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। ये जो ऊपर की तरफ असेंड हो रहा है, इसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका डीसीटी कहलाता है। और ये पार्ट जो है ये आपका कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूब्यूल्स का पार्ट होता है। सिंपल, पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। अब एक एक पार्ट पे हम देखेंगे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर किस तरह से क्या है एब्जॉर्ब या बॉडी से निकल रहे होते हैं। सिंपल हमने इनको समझना है। पहले आपके माइंड में ये चीज क्या है, क्लियर होनी चाहिए। कल आप लोगों ने मुझे ये वाली डायग्राम बना के भेजनी है, ठीक है। अब अर्ली पीसीटी, वही प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स की बात हो रही है कि अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो आपके कौन से पार्ट की बात करेंगे? इधर जो पीसीटी है, प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल। अब यहाँ पे क्या होते हैं आपके, पहले तो ये समझ लें कि ये मुश्तमिल होता है ब्रश बर्डर्स पे। ब्रश बर्डर्स लाइक एंजाइम लाइक काम करेंगे। सिंपल, पहले आप ये अपने माइंड में बात रखें। आगे इस प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स पे कौन सी चीजें एब्जॉर्ब हो रही होती हैं? इट्स मीन्स कि ये इस ट्रांसपोर्टर पे वो चीजें आपकी बॉडी में जाएंगी, यूरिन से नहीं निकलेंगी। सिंपल, आपने ये याद रखना है। प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल पर जब ये चीजें आएंगी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया, आपकी अमाइनो एसिड्स होगी, मोस्टली बाइकार्बोनेट भी हो गया, सोडियम भी हो गया, क्लोराइड भी हो गया, फास्फेट भी हो गया, पोटेशियम भी हो गया, वाटर भी हो गया और यूरिक एसिड भी हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपकी इस प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स पे रीअब्सॉर्ब होते हैं। सिंपल, आपने ये याद रखना है। इन सब के नाम आप लोगों को आने चाहिए। अब नेक्स्ट है, उसने टर्म लिखी है आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन। आइसोटोनिक एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि इस प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स पे इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल हों, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के हों। लाइक 50% अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हों और 50% आपका क्या है, वाटर हो रीअब्जॉर्ब इस जगह पे, तो उसे आइसोटोनिक क्या है, अब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। सिंपल, आपने ये याद रखना है। इसके बाद उसने कहा है कि प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स पे आपकी क्या है, NH3 बनता है। अब NH3 जो होता है ये टॉक्सिक होता है। अब इसको हमने बॉडी से निकालना है इन द फॉर्म ऑफ NH4। तो सिंपल, अगर मैं आपको बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमने एसिडोसिस पढ़ी है। तो एसिडोसिस के अंदर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा था कि नेगेटिव? कोई स्टूडेंट बताए। पॉजिटिव। तो NH3 के साथ हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को ऐड करेंगे। सिंपल, मैं समझा रहा हूं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिडोसिस हुई है तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे या मेंटेन करेंगे आपकी पीएच को। तो NH3 क्या है, ये ऑलरेडी आपके प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिव ट्यूब्यूल्स पे बन रहा होता है। तो जब एसिडोसिस होती है तो H पॉजिटिव हमने कहा कि यहाँ पे ज्यादा होता है।
जब H पॉजिटिव ज्यादा होगा तो ये NH3 के साथ मिलके क्या बनाएगा, NH4 बनाएगा। अब ये NH4 क्या है, यूरिन से बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से आपकी क्या है, पीएच मेंटेन हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, उसने पीटीएच का लिखा है। ये वैसे हम इंडोक्राइन के अंदर पढ़ेंगे, सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है कि पैराथायराइड हार्मोन्स हैं ये, ठीक है। अब ये पैराथायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल्स पे एक और को ट्रांसपोर्ट होता है जिसका नाम है सोडियम फास्फेट को ट्रांसपोर्ट। तो ये पीटीएच क्या करता है, इस को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करता है। जब इस को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करेगा तो वो आपके फास्फेट लेवल्स को बढ़ा के आपके यूरिन से बाहर निकाल देगा। सिंपल ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन 2। ये अगला हमारा टॉपिक आएगा, उसको हम इसमें डिटेल में देखेंगे। सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है कि अगेन प्रोक्सिमल कन्वर्जेंट ट्यूब्यूल्स पे क्या है, एक एक्सचेंजर या ट्रांसपोर्टर होता है जिसे सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज का नाम देते हैं। तो एटी क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2, ये आपके इस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज को स्टिमुलेट करेगा। जब इसको स्टिमुलेट करेगा तो आपका जो सोडियम है और वाटर है, बाइकार्बोनेट है, इसको रीअब्सॉर्ब कराएगा। जब ये हमने क्या कहा था कि बाइकार्बोनेट के पास चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज है ना बाइकार्बोनेट, तो इट्स मीन्स कि ये किसकी बात हो रही है, अल्कलोसिस की, ठीक है। तो उसने सिंपल यही कहा है कि जब आपका बाइकार्बोनेट जो है बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, परमिट द कंट्रैक्शन अल्कलोसिस। सिंपल आपने इसको इतना याद रखना है। अच्छा, अब प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल्स में एक एमसीक्यूज बनता है कि सिंपल एग्जामिनर आपसे पूछता है कि सोडियम की सबसे ज्यादा अब्जॉर्प्शन कौन सी आपके जो नेफ्रॉन या किडनी के पार्ट पे होती है, तो आपने क्या बताना है, प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूब्यूल का बताना है। तो सोडियम जो है आपकी 65 to 80% सोडियम प्लस वाटर आपका रीअब्जॉर्ब होता है कहाँ पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक। अगर कोई बात समझना है तो फिर आप लोगों ने फौरन मुझसे पूछ लेनी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सर पास, ये एमसीक्यूज जो ओके, तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, सिंपल अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि लूप ऑफ हेनले जो है, इसके दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक होता है आपका डिसेंडिंग, ठीक है, और एक होता है असेंडिंग। वो ऑलरेडी मैंने डायग्राम के अंदर समझा दिया है। तो लूप ऑफ हेनले किन चीजों पे मुश्तमिल होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है। अच्छा, इस पे क्या होता है, सिंपल आपने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे आपके जो वाटर जो है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे आपका वाटर क्या है, रीअब्सॉर्ब होता है। तो उसने ये लिखा है कि इम्परमिएबल टू सोडियम। इट्स मीन्स के एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है लेकिन सोडियम जो है इम्परमिएबल है, तो वो पूछेगा सिंपल कि किडनी का कौन सा पार्ट है, तो आपने डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले को टिक करना है। अच्छा, इसके बाद उसने लिखा है कि मेडुलरी हेपाटोनिसिटी। इट्स मीन्स के ये जो टोनिक है, आपकी टोनिसिटी है, ये आपकी क्या है, बढ़ जाती है कहाँ पे, आपके डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, जिसकी वजह से आपका सोडियम जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाएगा। सिंपल आपने ये याद रखना है। इसके बाद उसने आगे लिखा है कि कंसंट्रिंग जो है सेगमेंट है ये, और मेक्स यूरिन हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक मीन्स कि ये वही बात है कि आपके जो मेडुला है उसके ऊपर जो है सिंपली मेडुलरी जो हेपाटोनिसिटी है वो बढ़ जाती है। जब बढ़ेगी तो वो आपके सोडियम को क्या है, परमिएबल नहीं करने देगी। सिंपल आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इसके अंदर आपने क्या एक चीज याद रखनी है, पहला पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी चीजों की क्या रीअब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम की होती है, पोटेशियम की होती है और क्लोराइड की होती है। तो मैं अगेन बता दूं कि अगर आपने फिजियोलॉजी अभी ठीक से समझ ली तो आपके लिए फार्मा जो है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली ठीक है, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे थायजाइड डायोरेटिक्स, लूप डायोरेटिक्स, तो उनमें क्या होगा, आप इन्हीं चैनल्स को ही ब्लॉक कर रहे होंगे, ठीक है। सिंपल आपको अगर मैं एक स्टोरी बता दूं तो इनको आपने ठीक से समझना है। तो जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है, यहाँ पे कौन सी चीजों की अब्जॉर्प्शन होती है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड की। अब ये जो हो रही है सोडियम, पोटेशियम प्लस हमारे पास क्लोराइड की अब्जॉर्प्शन, ये डायरेक्टली हो रही है कहाँ पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली किन चीजों की रीअब्जॉर्प्शन होगी, मैग्नीशियम प्लस कैल्शियम की। ये किस तरह से हो रही है, तो ये सिंपल एमसीक्यूज बन सकता है। तो ये आपकी पैरासेलुलर, लाइक ये आपका सेल है फॉर एग्जांपल,
ये सेल है, तो यहाँ से आपके पैरासेलुलरी क्या है, आपके ये कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम क्या है, ये भी एब्जॉर्ब हो रहे होंगे, ये इनडायरेक्टली होंगे। सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर डायरेक्टली कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती है और इनडायरेक्टली कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, तो इस तरह से आपने बताना है। अच्छा, इसके बाद ये चीज हो गई अगेन इम्परमिएबल टू वाटर। तो सिंपल एक अगर मैं आपको बात बताऊं कि आपकी जो किडनीज होती हैं उनके कुछ पार्ट्स पे क्या है, एक्वापोरिन चैनल्स होते हैं। एक्वा का मतलब होता है वाटर, ठीक है, तो वाटर चैनल्स होते हैं। अब नॉर्मल क्या होता है इन चैनल्स का कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये किसी किसी पार्ट पे होंगे, तो ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है इसके अंदर क्या है, ये एक्वापोरिन चैनल्स नहीं होंगे। जब ये एक्वापोरिन चैनल्स नहीं होंगे तो आपका वाटर ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो सिंपल उसने ये लिखा है कि यहाँ पे आपकी वाटर की जो परमिएबिलिटी है वो इम्परमिएबल होगा, वहां पे नहीं होगी लाइक परमिएबिलिटी। सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है। इसके बाद उसने ये भी लिखा है कि यहाँ पे आपका यूरिन जो है लेस कंसंट्रेटेड होता है। ये आगे हम टॉपिक हमारे आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेटेड क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हम डिटेल के साथ देखेंगे, और डेल्यूट यूरिन क्या होता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कितनी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो आपने 10 से 20% बताना है। यहाँ तक कोई अगर क्वेश्चन हो। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि हम अर्ली डीसीटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल के बारे में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें यहाँ पे रीअब्सॉर्ब होंगी। एक सोडियम होता है, एक क्लोराइड होता है, और अगेन इम्परमिएबिलिटी क्या है आपकी वाटर की होगी कहाँ पे, डीसीटी पे। और सिंपल इसमें ये भी एमसीक्यूज बनता है, आपसे पूछते हैं कि आपका यूरिन फुली डाइल्यूट कौन से पार्ट पे होता है, तो आपने डिस्टल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल को टिक करना है। इसके बाद उसने नेक्स्ट लिखा है कि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, ये आपकी कैल्शियम और सोडियम के एक्सचेंज को बढ़ा देता है। जब सोडियम और जो कैल्शियम के एक्सचेंज है इसको बढ़ाएंगे तो ये अगेन आपकी क्या है, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ये जो पैराथायराइड है ना, इसको हम इंडोक्राइन के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिंपल आपने अभी इतना ही इसमें याद रखना है। इसके बाद अगेन आपकी जो सोडियम होती है डीसीटी पे कितनी एब्जॉर्ब होती है, 5 to 10%। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिंग टिब्यूल्स, ठीक है। कलेक्टिंग टिब्यूल्स के अंदर सिंपल जो चीजें याद रखनी है, पहले तो ये याद रखना है कि कौन से एक्सचेंजर यहाँ पे मौजूद होते हैं। एक तो हमारे पास सोडियम होता है, ठीक है, और स्क्रीटिंग पोटेशियम एंड हाइड्रोजन। तो सिंपल मैंने आप लोगों को पहले भी सीवीएस के अंदर बताया था कि एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है। सिंपल अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता दे। पहले तो आप लोगों को क्या है, इनके नाम आने चाहिए। फेनकोनी सिंड्रोम हो गया, ठीक है, बार्टर सिंड्रोम हो गया, जिटलमैन सिंड्रोम हो गया, लिडल सिंड्रोम हो गया, सिंड्रोम ऑफ एप्रेन मिनरल कॉर्टिकॉइड एक्सेस हो गया। अब इसमें सिंपल आपने क्या याद रखना है, मैंने आप लोगों को क्या है नॉर्मल जो है उसकी एनाटमी बताई थी। ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, यहाँ पे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। अब फेनकोनी सिंड्रोम के अंदर इस प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का क्या है, डिफेक्ट होगा। तो अब कोई स्टूडेंट मुझे बताया कि पीसीटी पे कौन सी चीजें अब्जॉर्ब हो रही थी, जल्दी बताएं। पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, ठीक, अमीनो ठीक एसिड है, सारा। ग्लूकोज अमीनो एसिड। तो अब पीसीटी का ही डिफेक्ट है, तो क्या ख्याल है ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होंगी कि या यूरिन से निकल जाएंगी? रिमूव हो निकल जाएंगे ना, जाएंगी। तो निकल उसने जाएंगे। सिंपल यही चीजें लिखी हैं कि इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, ठीक है, बाइकार्बोनेट, फास्फेट एंड ऑल सब्सटेंसेस रीअब्सॉर्ब विद द पीसीटी, क्या है, इनकी एक्सक्रीशन हो जाएगी। तो यही चीज मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा था कि पीछे अगर आपने ठीक से समझा है तो आगे आपके लिए आसानी है। अब इफेक्ट किस तरह से करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस तरह से होती है। तो एसिडोसिस में क्या है, अब नॉर्मल पहले आप ये देखें कि नेगेटिव चार्ज क्या है, कौन सा है नेगेटिव चार्ज, बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज है ना। अगर मैं इसको पहले मिटा लूं, नेगेटिव चार्ज बाइकार्बोनेट है, ठीक है। जब ये बाइकार्बोनेट यूरिन में जाएगा तो क्या ख्याल है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, जल्दी बताएं। यस सर।
तो जब Yes, पॉजिटिव sir. चार्ज ज्यादा होगा तो उस पेशेंट उसको क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। प्रोक्सिमल ये आगे हम पढ़ेंगे, सिंपल फिलहाल आपने इतना याद रखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस तरह से हुई। क्योंकि ये जो बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट क्या था आपका, नेगेटिव चार्ज था। जब ये नेगेटिव चार्ज ही आपकी यूरिन से बाहर चला जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, बढ़ जाएगा। सिंपल आपने इसमें ये याद रखना है। इसके बाद हमने कहा था कि प्रोक्सिमल कन्वर्जेटिब्यूल्स पे फास्फेट क्या है आपकी बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब होता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। अब हमने पीसीटी का ही डिफेक्ट करा दिया है, तो ये आपका जब फास्फेट यूरिन के अंदर जाएगा तो ये ब्लड में उसका लेवल कम कर देगा। ईमिया मतलब होता है ब्लड फास्फेट, जो है फास्फेट हो गया, हाइपो मीन्स के कम, ठीक है, लो। तो इट्स मीन्स कि आपके जो फास्फेट लेवल्स हैं वो ब्लड के अंदर कम हो जाएंगे, हाइपोफास्फेटीमिया हो जाएगा। इसी तरह आपके पीसीटी पे पोटेशियम का भी तो हो रहा था ना अब्जॉर्प्शन, ठीक है। जब इस पीसीटी का डिफेक्ट होगा तो क्या ख्याल है, पोटेशियम आपके ब्लड में जा पाएगा, नहीं जाएगा ना, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उसे Yes, sir. हाइपोकलीमिया होगा। ये चीजें क्लियर है? सर पीसीटी पे जो भी चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं उन हाँ, सब पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ उस पे सबसे, लेकिन आप ये देखें ना, हम तो बोल रहे थे सिंपल बाइकार्बोनेट एक जो है स्पेशली आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जबकि जो दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कौन किस पे था, सिर्फ हाइड्रोजन पे था, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है कि पीसीटी पर जो ये थे आपके बाइकार्बोनेट था, स्पेशली ये इस पे नेगेटिव चार्ज था। जब पीसीटी का डिफेक्ट होगा तो ये बाइकार्बोनेट क्या होगा, आपकी यूरिन से बाहर चला जाएगा। जब ये बाइकार्बोनेट नेगेटिव चार्ज बॉडी से निकल गया है तो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। क्लियर है? क्लियर है। अब नेक्स्ट, ये फेनकोनी सिंड्रोम हुआ क्यों है, उसकी कासेस कौन सी हैं, वो डिफरेंट डिजीजेस के अंदर जो है अभी हम देखेंगे। हेरिडेटरी डिफेक्ट्स हो सकते हैं, विल्सन डिजीज, ये विल्सन डिजीज हम जीआईटी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इतना मैं सिंपल आपको बता दूं कि विल्सन डिजीज में कॉपर की अकोमुलेशन होने लग जाती है, ठीक है। सिंपल आपने इतना याद रखना है। इसके बाद टायरोसिन अगर ब्लड के अंदर कम हो, ठीक है, सॉरी, टायरोसिनीमिया, इट्स मीन्स कि आपके ब्लड के अंदर टायरोसिन लेवल्स आ जाए। या इसके बाद ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस हो गई, ठीक है, इस्कीमिया हो गया, मल्टीपल माइलोमा हो गया, ड्रग्स हो गई। मल्टीपल माइलोमा के अंदर भी क्या है आपकी आईजीजी एंटीबॉडीज क्या है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। सिंपल आपने इतना याद रखना है। इसके बाद ड्रग्स, ठीक है, आइफोसफामाइड हो गया, ठीक है, सिस्प्लाटिन हो गया, टीनोफोवर हो गया, लेड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। ये चीजें क्या कराती हैं आपकी, फेनकोनी सिंड्रोम करवाती हैं। तो सिंपल वो एग्जामिनर आपसे फेनकोनी सिंड्रोम की कोई एक काज भी पूछ सकता है, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किडनी का कौन सा पार्ट डिफेक्ट होता है, ठीक है। सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है यही होता है, फेनकोनी सिंड्रोम, ठीक है, मोस्ट कॉमन होता है। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट हमने ये भी कहा कि नॉर्मल क्या होता है, फास्फेट आपकी बून्स के लिए, लाइक उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। जब आपका फास्फेट क्या है ब्लड के अंदर कम होगा, हाइपोफास्फेटीमिया होगा, तो बच्चों के अंदर वो रिकेट्स कराएगा, ठीक है। और इसी तरह ओस्टियोपीनिया होगा एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, ओस्टियोपीनिया हो सकता है। इन दोनों कंडीशन में होता क्या है, आपकी बोन्स क्या है, वीक हो जाती है। सिंपल आपने इतना याद रखना है। इसके बाद वॉल्यूम डिप्लीशन भी इसमें क्या है आपको मिलता है। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या है इनको याद रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे पास बार्टर सिंड्रोम। बार्टर सिंड्रोम में क्या होता है, अगेन मैं अगर यहाँ पे आप साथ साथ बेशक ड्रा कर लें, आप लोगों के लिए क्या है आसानी होगी, ये सिंपल अगर हम ड्रा करें। अब बार्टर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपका जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है इसका डिफेक्ट होता है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में हमने किन की एब्जॉर्प्शन पढ़ी थी, सोडियम की, पोटेशियम की और क्लोराइड की, ठीक है। जब इसका डिफेक्ट होगा तो ये चीजें क्या है ऑटोमेटिकली क्या है आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगी। तो यहाँ पे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का जिक्र हो रहा है। अब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का क्यों जिक्र हो रहा है, इस पे अब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है सोडियम भी पोटेशियम भी, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज आपके यूरिन में जाएगा तो सिंपल आप सोचें कि आपकी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको क्या है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलेगी। इसी तरह जो हाइपोकलीमिया हो रहा है, सिंपल आप चीजें सोचें कि यहाँ पे पोटेशियम की क्या है एब्जॉर्प्शन हो रही थी। जब इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे पोटेशियम ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो बॉडी से बाहर चला जाएगा, तो साफ ज़ाहिर है हाइपोकलीमिया मिलेगा। इसी तरह
अब हमने कहा कि आपका जो नॉर्मल होता है कैल्शियम, वो कैल्शियम क्या होता है, इसी के ऊपर क्या है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे भी क्या है, अब्जॉर्ब हो रहा होता है। जब इस असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का क्या है, डिफेक्ट होगा, तो ये आपके जो कैल्शियम है ये आपकी यूरिन से ज्यादा निकलेगा, तो उसे हम सिंपल बोलेंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। अच्छा, ये इसकी काज क्या है, इसमें है आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव। आगे ये जो है, आगे फार्मा के अंदर हम पढ़ेंगे, सिंपल आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट सिमिलरली टू क्रोनिक लूप डायूरेटिक यूज। तो इट्स मीन्स कि अगर आप जब क्रोनिकली लूप डायूरेटिक यूज करते हैं तो उनमें भी आपको बार्टर सिंड्रोम मिल सकता है। सिंपल आपने इतना याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जिटलमैन सिंड्रोम। जिटलमैन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, आपके कलेक्टिंग टिब्यूल्स, अगेन इस तरह से क्या आप ड्रा कर लें, ये जो कलेक्टिंग टिब्यूल्स हैं इनका मसला होगा। रीअब्जॉर्प्शन डिफेक्ट ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन द डीसीटी। तो डीसीटी पे आपके सोडियम और क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, जब ये डीसीटी से ये डिफेक्ट होगा तो आपका ये सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। अगेन वही बात कि सोडियम जो है आपका क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जब ये पॉजिटिव चार्ज यूरिन में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो इससे आपको क्या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। इसके बाद हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है। इट्स मीन्स कि यहाँ पे आपकी जो है मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब हो रही होती है, ठीक है, जब ये मैग्नीशियम आपकी यूरिन में चली जाएगी तो वो आपको क्या कराएगी, हाइपोमैग्नीसीमिया कराएगी। इसके बाद हाइपोकलीमिया, ये वाली स्टोरी अगेन अगेन मैं क्या बताऊं आप लोगों को, अभी जो है पता चल गया। अच्छा, इसके बाद हाइपोकैल्सीयूरिया। हाइपोकैल्सीयूरिया क्या होता है, अगेन कि इस जो कलेक्टिंग टिब्यूल जो है, कलेक्टिंग टिब्यूल्स जो हैं यहाँ पे अगेन के आपके कैल्शियम चैनल्स क्या हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये याद रखना है ये जो चैनल्स हैं वो आपके नॉर्मल होंगे। सिंपल आपने ये याद रखना है, चैनल्स क्या हैं, नॉर्मल होंगे। तो वो किस में होंगे, जिटलमैन सिंड्रोम के अंदर तो हाइपोकैल्सीयूरिया होगा। इट्स मीन्स के उसके यूरिन के अंदर कम जो है कैल्शियम जाएगा। सिंपल आपने इतना याद रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बार्टर सिंड्रोम और जिटलमैन सिंड्रोम के अंदर क्या फर्क है, तो इसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस मिलती है, हाइपोक्लीमिया इसमें भी मिलता है, तो आप हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपोकैल्सीयूरिया की बेस पे आप बता सकते हैं, इनके इफेक्ट की बुनियाद पे आप बता सकते हैं कि ये कौन सा सिंड्रोम है। सिंपल इतना याद रखना है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है, ये भी जो है आपको अगर आप क्रोनिकली क्या है थायजाइड डायरेटिक्स यूज कर रहे हैं उसके साथ प्रेजेंटेशन मिल सकती है, लेकिन ये लेस सीवियर होता है बार्टर सिंड्रोम के। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लिडल सिंड्रोम। सॉरी, मैंने शायद आप लोगों को बताया कि जिटलमैन के अंदर कलेक्टिंग टिब्यूल्स लिखे थे मैंने, लीडर सिंड्रोम के अंदर क्या है, कलेक्टिंग टिब्यूल होंगे, और जिटलमैन सिंड्रोम के अंदर डीसीटी का मसला होगा, ठीक है। शुरू में शायद मैंने बताया इस तरह से बताया, लेकिन बाद में डीसीटी का बताया था। सिंपल आपने ये याद रखना है कि लीडर सिंड्रोम के अंदर किस का मसला होगा, कलेक्टिंग टिब्यूल्स का क्या है, डिफेक्ट होगा। 1 मिनट, लाइट चली गई है। इस ओवरव्यू में आपने क्या याद रखना है कि फेनकोनी के अंदर क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिफेक्ट किसका आता है। नॉर्मल मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया है कि पीसीटी कहाँ पे होते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहाँ पे होता है, डीसीटी कहाँ पे होता है, कलेक्टिंग टिब्यूल्स कहाँ पे होते हैं। तो ये सिंड्रोम सारे उन्हीं की बेस पे हैं। अगर नॉर्मल समझ लिया, अब फेनकोनी सिंड्रोम में क्या होता है, आपके पीसीटी का डिफेक्ट होगा। सिंपल आपने ये याद रखना है। तो पीसीटी नॉर्मल क्या करता था, यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजों की क्या है, अब्सॉर्प्शन होती थी। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, फास्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, इन चीज़ों की क्या है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रही थी। अब इसका डिफेक्ट आ गया है तो क्या ख्याल है, वो चीज़ें आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, वो यूरिन के अंदर चली जाएंगी। इसके बाद आपने इफेक्ट देखने हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर क्या था कि नेगेटिव चार्ज जब आपके यूरिन में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव चार्ज आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उस पेशेंट को क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। फास्फेट अगर आपके यूरिन में चले गए हैं, ठीक है, इट्स मीन्स कि वो ईमिया मतलब होता है ब्लड, तो ब्लड के अंदर फास्फेट लेवल कम हो जाएंगे। हाइपो मीन कम, हाइपर मीन ज्यादा, ठीक है, हाइपोफास्फेटीमिया होगा उसको। इसी तरह हमने कहा कि पीसीटी के अंदर पोटेशियम भी होता है, पोटेशियम भी अब्जॉर्ब होता है। जब इस पीसीटी का डिफेक्ट होगा तो पोटेशियम भी आपके यूरिन में चला जाएगा, जिसकी वजह से ईमिया आ रहा है, फिर कि आपके ब्लड के अंदर क्या है, पोटेशियम लेवल कम हो जाएंगे। तो काजेस कौन सी होती हैं, ये सिंपल आपने इनके नाम देखने हैं। ड्रग्स भी ये याद करनी है, क्योंकि ये समटाइम ड्रग भी जो है आपको दे देता है और कहता है कि ये कौन से सिंड्रोम में मिलता है।
ठीक है। इसके बाद आपने ये रिकेट्स और ओस्टियोपिनिया का भी पढ़ा, क्योंकि फास्फेट जो है आपके नॉर्मल क्या करता है, आपकी बोन्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। जब आपके ब्लड के अंदर फास्फेट कम होगा तो वो आपकी बोन्स को वीक कर देगा, सिंपल इतना याद रखना है। इसी तरह वाटर के अंदर क्या है, आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का डिफेक्ट होता है और ये चैनल से एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, सिंपल आपने ये याद रखना है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो रही है तो इट्स मीन्स के आपका जो नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूरिन में जा रहा है और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। इस तरह के जो है ये सारे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस वाले पॉइंट्स आपने क्लियर करने हैं। अब अगर मैंने क्या है बार्टर और जिटलमैन सिंड्रोम को क्या है डिफरेंशिएट करना है, तो मैं उसमें कैल्शियम लेवल को देखूंगा। इट्स मीन्स कि अगर हाइपर कैल्सियूरिया है, यूरिन के अंदर क्या है कैल्शियम ज्यादा जा रही है तो वो बार्टर है, अगर कम जा रही है तो वो जिटलमैन सिंड्रोम है। ठीक है। इसके बाद लीडल जो है सिंड्रोम है, लीडल सिंड्रोम के अंदर क्या है आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का डिफेक्ट होगा, सिंपल, और हाइपरटेंशन मिलेगी इसमें और एल्डोस्टेरोन कम मिलेगा। अच्छा, इसके बाद सिंड्रोम ऑफ एपरेंट के अंदर क्या है, नॉर्मल क्या होता है आपका कॉर्टिसोल जो है चेंज हो रहा होता है कॉर्टिसोन में विद द हेल्प ऑफ एक एंजाइम होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। अब होता क्या है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब ये एंजाइम अगर डेफिशिएंट है तो इट्स मीन्स के कॉर्टिसोल लेवल आपकी क्या है बॉडी में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि एक तो एंजाइम आपने याद रखना है और फूड कौन सी होती है, लीकोराइड्स, ठीक है, ये फूड क्या है इस एंजाइम की डेफिशिएंसी या उसको ब्लॉक करवा सकती है। इसके बाद फिर अगर आपसे पूछे कि इसके अंदर डायग्नोस्टिक लाइक कौन सी चीज है जिसको आप देखेंगे, ऐसा ऐसा कौन सा लेवल है जो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, वो आपको इंक्रीज कॉर्टिसोल बढ़ेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपने क्या है ये ड्रग्स पढ़ी, पोटेशियम स्पेयरिंग, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल इसको आप याद कर लें।